नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे जेल में बंद दो मुख्यमंत्रियों की, जिनमें एक पूर्व हो चुके हैं और एक जेल में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को थामे हुए हैं। इनमें से एक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है और दूसरे मुख्यमंत्री केजरीवाल को अभी भी जमानत का इंतजार है। लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन उसी ग्राउंड पर हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं मिल पाई थी और अब केजरीवाल सीबीआई की रिमांड पर हैं, जमानत का इंतजार कर रहे हैं और हेमंत सोरेन को रेगुलर जमानत मिल गई है। इसके कानूनी पहलू पर भी हम विचार करेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक पहलू की बात करते हैं। हेमंत सोरेन को मिली जमानत का राजनीतिक असर केवल झारखंड की ही नहीं बल्कि राष्ट्र की राजनीति पर भी रहेगा। 5 महीने की जेल के दौरान हेमंत सोरेन ने शारीरिक और मानसिक रूप से भले ही कष्ट झेला हो, यातनाएं झेली हो, लेकिन अब वो इस जेल यात्रा का राजनीतिक फायदा उठाने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात का संकेत भी दिया। उन्होंने कहा कि इस जेल यात्रा का राजनीतिक फायदा वो उठाएंगे और 4 महीने के बाद होने जा रहे राजनीतिक विधानसभा चुनाव की रणनीति के केंद्र में उनकी जेल यात्रा ही रहेगी। हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में केजरीवाल का भी जिक्र किया और कहा कि केंद्र सरकार मनमानी कर रही है और न्याय मिलने में देरी हो जाती है। जेल से छूटने के बाद हेमंत सोरेन ने सत्यमेव जयते के साथ कोर्ट का धन्यवाद भी किया। बीजेपी ने हेमंत सोरेन के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जेल जाते समय तो वो बीजेपी को कोसते हैं, बाहर आने पर कोर्ट को धन्यवाद देते हैं, जबकि जेल भी कोर्ट ही भेजती है और जमानत भी कोर्ट ही देती है। खैर, 5 महीने जेल में रहने के दौरान हेमंत सोरेन ने अपना लुक भी अपने पिता और पार्टी के संस्थापक शिबू सोरेन के जैसा बना लिया है और इसी लुक के साथ वो विक्टिम कार्ड खेलते हुए जनता के बीच सहानुभूति लहर पैदा कर चुनाव में भी जाने की योजना बना रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के दूसरे मंत्रियों के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले को भी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि झारखंड की राजनीति पर हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने का क्या होगा असर। क्या हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोपों पर चढ़ा पाएंगे सहानुभूति का लेप? क्या झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को जेल यात्रा का मिलेगा फायदा और क्या हेमंत सोरेन को मिली जमानत का फायदा केजरीवाल को भी मिलेगा? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ और भी लोग होंगे और साथ में हम एक सवाल और भी उठा रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन जो है जेल से बाहर आने के बाद फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी संभालेंगे। करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय भी करवाएंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद जो है मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, गिरफ्तारी 31 जनवरी 2024। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, गिरफ्तारी 21 मार्च 2024। झारखंड हाईकोर्ट से जमीन घोटाले मामले में फंसे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिली है, जबकि शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानियां और भी बढ़ गई है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बेल दे दी है। हेमंत सोरेन की याचिका पर 3 दिनों तक बहस और सुनवाई पूरी करने के बाद 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था, तो वही शराब घोटाले मामले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से 20 जून को जमानत तो मिली, लेकिन अगले ही दिन ईडी के विरोध के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी। केजरीवाल की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब 25 जून की शाम सीबीआई की टीम ने तिहाड़ जेल से केजरीवाल से पूछताछ करने के बाद 26 जून को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिलहाल अरविंद केजरीवाल सीबीआई की कस्टडी में है और आज कस्टडी का दूसरा दिन है। सीबीआई लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल से सवाल कर रही है, जबकि हेमंत सोरेन के लिए आज झारखंड हाई कोर्ट से अच्छी खबर सामने आई है। उन्हें कोर्ट से रेगुलर जमानत मिल गई है। डेस्क रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, कई एक मंत्री रहते हुए लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है और न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं वर्षों लग रहे हैं। और कहीं न कहीं जो लोग पूरी शिद्दत के साथ अपने अपने राज्य, अपने अपने समाज, अपने अपने देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब में बाधाएं डाली। तो हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के बाद से उन्होंने न्यायपालिका पर भी एक तरीके से हमला कहा है। लोग, हालांकि उन्होंने शुरुआत राजनीतिक हमले से की थी, लेकिन उन्होंने जो बात कही कि न्याय मिलने में देरी हो जाती है, दिन महीने नहीं बल्कि सालों लग जाते हैं, ये न्यायपालिका पर भी एक तरीके से, ये जुडिशियल सिस्टम पे भी उन्होंने हमला किया है। हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो है कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी के रमाकांत महतो जी हैं, झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा गोपाल कृष्ण जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, धीरज कुमार अधिवक्ता हैं इस मामले में, उनसे भी हम बात करेंगे। अमित शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है और समीर मोहंती जी जेएमएम के प्रवक्ता है, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे जो ब्यूरो चीफ मुकेश खत्री हैं वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी हम अपडेट लेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत जो है, मैं जो अधिवक्ता धीरज कुमार जी हैं, मैं उनसे एक बार जाना चाहूँगा। धीरज जी, शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूँ क्योंकि मसला जो है ये लीगल है, और दो चीज़ को मैं कंपेयर करूँगा। एक जो आज हेमंत सोरेन को जमानत मिली है, उस पर लीगल पहलू क्या है, और क्या ये जो जमानत मिली है ये रेगुलर जमानत है, एक्विटल तो है नहीं। क्या जो दूसरे भी और भी जो लोग जेल में बंद हैं, क्या आपको लगता है जेल से बाहर आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने जुडिशरी पे हमला किया है, क्या आपको लगता है कि सही में देरी के लिए जुडिशरी जो है वो जिम्मेदार है, और बेल मिलना था तो पहले भी मिल सकती थी? देरी के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जहां तक देर की बात है, चूंकि ऐसी प्रक्रिया है जो न्यायिक प्रक्रिया है और कानूनी जो पक्ष है वो जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसी मामले पर फैसला आने में समय लगता है। क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से बार बार प्रेयर किया गया, बार बार समय की मांग की गई, और कुछ वैसा ठोस एविडेंस नहीं आ पाया और समय बार बार होता रहा। इसके वजह से मामले की सुनवाई में देरी हुई है। लेकिन कोर्ट सेटिस्फाइड होकर के माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो बहुत ही अच्छा फैसला है। और पीएमएलए कोर्ट का जो सेक्शन एक्ट है, उसका जो सेक्शन 45 जो कहता है कि जो ट्विन सेटिस्फैक्शन के बाद उनको ऐसा लगा कि ये बेल का मिसयूज नहीं करेंगे और इन्हें बेल दिया जा सकता है, उसके आधार पर उन्होंने जमानत की सुविधा प्रदान की है। बिल्कुल, ये बेल के नियमों का, शर्तों का उल्लंघन है क्या? इसी आधार पे जो, चूंकि दोनों का सेम जो है केस है, केजरीवाल जी का और हेमंत सोरेन का। केजरीवाल जी के केस के बारे में अगर आप कुछ बता पाएं, क्या हेमंत सोरेन के बाहर आने का फायदा केजरीवाल को मिलेगा या उनको अपने तरीके से ही राहत मिलेगी? जहां तक मैं देख रहा हूं, दोनों के पक्ष अलग अलग है। हेमंत सोरेन जी का केस अरविंद केजरीवाल जी के केस से थोड़ा अलग है, और इन पर जहां जो आरोप लगाए गए थे वो कहीं ठोस टिक नहीं पाए, और कोई भी किसी प्रकार का एविडेंस ईडी के द्वारा पटल पर नहीं लाया गया, जिसका लाभ हेमंत सोरेन जी को मिला है। ठीक है, अब मैं थोड़ा जो है पॉलिटिकल, चूंकि ये तो टेक्निकल चीज़ थी, कानूनी पहलू थे, अब मैं पॉलिटिकल रमाकांत जी के पास जाऊंगा। रमाकांत जी, जेल से बाहर आ गए हेमंत सोरेन, जो तेवर उन्होंने जेल के बाहर दिखाए, जिस तरीके से बातचीत उन्होंने मीडिया से करते हुए जो संकेत दिए और जो लुक वो लेकर के आए हैं जेल के बाहर, भीतर से बाहर जो आए हैं, शिबू सोरेन का लुक लेकर के आए हैं, क्या आपको लगता है कि सहानुभूति की लहर को लगाने की या चुनाव में उसे उसका इस्तेमाल करने की पूरी रणनीति बना करके वे आए हैं, और बीजेपी इसको कैसे काउंटर करेगी? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मातो जी। हेलो। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है जी, बोलिए। आ रही है जी, अब आ रही है।
देखिए, ये सहानुभूति बटोरने का तो ये प्रयास करेंगे ही, लेकिन इसे सहानुभूति जनता देगी नहीं। हम्म। ये चोर के दाढ़ी में तिनका, ये प्रारंभिक तौर पे ही दिखाई दिया था। और ये 40 घंटे लापता थे, ये माननीय मुख्यमंत्री उस समय थे। गवर्नर साहब को हस्तक्षेप करना पड़ा, उसके बाद ये प्रकट हुए थे। और इनको विरासत में ही ये भ्रष्टाचार की, इन लोगों के विरासत में ही है ये। माननीय शिबू सोरेन जी भी भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे चले गए थे। कभी तिहाड़ का सम्मान किए तो कभी बेऊर का सम्मान किया उन्होंने। वही हाल इन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के केंद्रीय कारागार का सम्मान किया इन्होंने। और अभी आकर के ये सहानुभूति प्रकट करने का जो या जताने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि हम आंदोलनकारी हैं। ये तो कभी आंदोलन भी किया नहीं है इस तक ने। और झारखंड को, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने, चाहे वो केंद्र में सरकार में हो, चाहे राज्य में हो, जब भी इनको सरकार में रहने का मौका मिला, ये हमेशा से लूटने का काम किया है इन लोगों ने। और ये जनता, झारखंड की जनता इन्हें बखूबी समझ चुकी है और इन्हें करारा जवाब देगी आने वाला विधानसभा चुनाव में। लेकिन रमाकांत जी देखिए, जेल जाने के बाद से जो विधानसभा के पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में तो इन्हें सहानुभूति का फायदा मिला, कुछ ही, बहुत ज्यादा नहीं मिला, लेकिन जो सीटें तो बढ़ी, आपकी कम हुई। ये इंडी गठबंधन वाले एक साजिश के तहत, एक झूठ का सहारा लेकर के, ये देखिए हर समय उसका सहारा नहीं चल सकता है, झूठा का सहारा बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। अब जनता सीधे सड़क पे उतर के अभी विरोध कर रही है इस सरकार का। ये 1 साल तो ये कुछ काम किया नहीं इन्होंने, ये 4 साल भी कोई काम किया नहीं। इनके जो चुनावी वादे थे, कोई काम पूरा नहीं किया इन्होंने। और 1 साल जब से हेमंत सोरेन जी 5 महीनों से सलाखों के पीछे हैं, और उससे 6 महीने जब ईडी के रडार में ये आए, तब से केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा या उनसे अलायंस पार्टियों की जो सरकारें थी राज्य में, केवल उसी पर इन्होंने समय व्यतीत किया। ठीक है, और अभी भी ठीक है, लेकिन रमाकांत जी, जनता की याददाश्त जो है बहुत कमजोर होती है, वो 4 साल भूल जाती है, और जो आखिरी साल का जो काम होता है उसी को ध्यान में रखती है, और जनता सहानुभूति के चक्कर में बहुत जल्दी फंस जाती है। मुकेश खत्री हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ से हमारे साथ में है, इस मसले को बहुत करीब से देख रहे हैं, लगातार कवर भी कर रहे हैं और सरकार को भी कवर करते हैं, सारे नेताओं से मिलना जुलना इनका लगा रहता है। मुकेश, जिस तरीके से रमाकांत जी कह रहे थे और जिस तरीके से आपने चीज़ों को देखा है, क्या आपको लगता है हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद, जो 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रही है, क्या 4 वर्षों के कार्यकाल को देख करके जनता वोट करेगी, या जो पिछले 4-6 महीने में उनके साथ हुआ है, जो लुक लेकर के वो आए हैं, जो सहानुभूति बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है चुनाव में इसका फायदा उनको मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत सोरेन के जो 4 महीने की जो बात करें, जो जनवरी के बाद से जो लगातार देखने को मिला था, जिस तरह से स्लोगन दिया गया था जेएमएम की ओर से कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, और जिस तरह से हेमंत सोरेन ने बाहर आया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि झारखंड में एक तरह की राजनीतिक उथल पुथल जो है वो देखने को अभी से ही मिलना शुरू हो गया है। जिस तरह से लोग, जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं वो अब जिस तरह से उत्साहित है, जो अभी झारखंड में जिस तरह से ईडी का जो छापेमारी चल रही थी, या फिर जो हमारे यहाँ जिस तरह से जो भी मतलब भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे थे, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन को छूटता हुआ लोगों ने देखा, तब से लगातार सोशल मीडिया में एक तरह से ट्वीट भी आ रही है कि अगर ये निर्दोष नहीं होते तो प्रशासन इनको क्यों छोड़ता, कोर्ट क्यों छोड़ता। तो कहीं ना कहीं एक ये जो है दाव उल्टा बीजेपी पर पड़ता दिख रहा है। और जिस तरह से लेकिन मुकेश, ये तो जमानत है ना, मुकेश ये तो जमानत है, ये एक्विटल नहीं है, ये जमानत है, और जमानत तो सबका राइट है। आप केस तो अभी चलेगा ना, चार्जशीट पे होगा, तो क्या जो जनता ये कह रही है कि भाई इन्हें छोड़ती, तो छोड़ा तो नहीं गया, जमानत को मतलब एक्विटल नहीं होता है, तो इस बात को क्या जनता नहीं समझेगी? देखिए, जनता जो है वो ये देख रही है कि ये छूटे हैं। अभी आपको याद होगा कि अभी लोकसभा के जो परिणाम आए थे, उसमें जो 5 एसटी सीटें थी झारखंड की, वो 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी जो है वो लूज की थी, और उसमें चाहे वो कांग्रेस का जीता या फिर जेएमएम का जीता, मतलब आईएनडी गठबंधन ने उसमें जीत दर्ज की थी। तो ये एक आपको माइंडसेट दिखलाता है झारखंड के लोगों के बीच में, एसटी लोगों के बीच में, कि जहां एसटी लोग हैं वहां पर हेमंत सोरेन की पॉपुलैरिटी क्या है। अब रही बात कि हेमंत सोरेन के बाहर निकलने से अभी जो राजनीतिक है संरचना, उसमें क्या बदलाव आएंगे,
तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि चंपई सोरेन अभी मुख्यमंत्री बने हैं और हो सकता है चूंकि 4 महीने का टेन्योर बचा हुआ है सरकार का, तो अभी मुख्यमंत्री पद पे चंपई हो सकता है बने रहे। लेकिन कल्पना सोरेन जिस तरह से आगे आकर पार्टी की कमान संभाले हुई थी, पूरी चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा कि कल्पना ने किस तरह से पार्टी को मजबूती प्रदान की है। तो कहीं ना कहीं अब जब हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं तो अब हेमंत सोरेन अपनी स्ट्रेटेजी लगाएंगे और कल्पना जो है वो भी अपनी लगाएगी। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो जेएमएम को फायदा जरूर पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पर जो बातें हैं वो बीजेपी के पक्ष में भी है। वो बीजेपी के पक्ष में ये है कि लगातार जो जेएमएम या कांग्रेस जो ईडी की छापामारी में जो पैसे बरामद हो रहे हैं वो जनता की नजर में है कि इतना पैसा इनके यहाँ पड़ा हुआ था, ये टेंडर घोटाला कमीशन का मामला हो या जमीन से जुड़ा मामला हो। तो इस तरह से जनता जरूर इसको भी ध्यान में रखेगी। लेकिन हेमंत के प्रति जो सिंपैथी है वो लोगों में देखने को आज मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस की बात करे, आरजेडी की बात करे, जेएमएम की बात करे। मतलब आप मुकेश ये कह सकते हो कि अगला जो विधानसभा चुनाव है वो सहानुभूति वर्सेस करप्शन इसी पे होने वाला है। एकदम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सही स्लोगन होगा कि करप्शन जो है और एक वर्सेस जो है सहानुभूति। क्योंकि हेमंत सोरेन जिस तरह से वो सिंपैथी वोट ले रहे हैं और जिस तरह से उनके कार्यकाल में जो घटना घटी थी, चाहे वो करप्शन की बात हो या फिर उन पर लगा हुआ ईडी का ये जमीन घोटाले का मामला हो, तो ये जरूर पिछले 4 साल में इनके प्रति जो भी हिसाब रहा हो। लेकिन जो इस बीच जो प्रचार किया गया है सरकार की ओर से, जो जनता के बीच जो मैसेज गया है हेमंत, खासकर सिर्फ हेमंत के लिए, सरकार की बात मैं नहीं करूंगा, हेमंत की ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि हेमंत सोरेन को लेकर जो कल्पना सोरेन ने जिस तरह से पूरे मंच में सब जगह आंसू बहाकर जनता से न्याय की अपील की थी और जिस तरह से हेमंत सोरेन को भले ही बेल पे अभी छोड़ा गया है, लेकिन अब ये जो हेमंत सोरेन है वो भी अब चुप नहीं बैठेंगे। अब ये सरकार के साथ जो है वो डबल फोर्स में सरकार की योजनाओं को, अभी हमारे यहाँ झारखंड की बात करें तो सरकार ने 200 यूनिट फ्री बिजली करने की घोषणा कर दी है। महिलाओं को 1000 रुपए का पेंशन शुरू करने की बात कर रही है। अब 15 लाख रुपए तक का जो स्वास्थ्य बीमा है, अगुआ स्वास्थ्य योजना है, वो भी आज कैबिनेट होना था, लेकिन हेमंत सोरेन की वजह से उस कैबिनेट को आज टाल दिया। मतलब सहानुभूति के साथ सौगात बांट करके जो है चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं और आज 4 महीने के भीतर यानी आचार संहिता लगने से पहले जो है जो काम उन्होंने पिछले 4 साल में नहीं किया वो पिछले 4 महीने में, अगले 4 महीने में वो कर लेना चाहते हैं। और शायद ये चीज़ जो है जनता भी देख रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंजीनियर गोपाल कृष्ण जी। गोपाल कृष्ण जी, आपकी सरकार है वहाँ पर और जो बाहर है, मुकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपको कहीं जाना है, आज आपकी एनिवर्सरी है, आपको हैप्पी एनिवर्सरी, आप जा सकते हैं। आप दूसरे हमारे जो मेहमान हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे। गोपाल कृष्ण जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन निकलने के बाद सहानुभूति लहर को राजनीतिक वोट में तब्दील करने की कोशिश में लगे हुए हैं और करप्शन के चार्ज जो है उन पे हैं, अभी एक्विटल नहीं है, अभी वो जमानत पे आए हैं, लेकिन जनता की याददाश्त जो है वो कमजोर होती है। 4 साल के जो कार्य में जो नहीं हुआ वो 4 महीने में जो करेंगे उसी के आधार पे अक्सर हम लोग देखते हैं कि वोटिंग। क्या आपको लगता है कि साथ रहने का फायदा आपको भी मिलेगा? देखिए, साथ रहने का फायदा किसको मिलेगा? नीतीश कुमार के साथ रहने का फायदा बीजेपी को मिल गया कि 12 सीट बिहार में जीत लिए, नहीं तो साफ हो जाते। इसीलिए 42 सीट नीतीश कुमार लाए तो भी सीएम वही बने रहे। तो सबसे बड़ी बात है ये कि बीजेपी इस बार जान गई अपनी कैपेसिटी कि क्या कैपेसिटी हमारी है। पूरे भारत में नरेंद्र मोदी को नकार दिया गया, यूपी में नरेंद्र मोदी को नकार दिया गया। इस तरह से झारखंड की बात करें ना सर, आप लोग इधर उधर क्यों चले जाते हैं? आप झारखंड की बात करें ना। नहीं, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, ईडी का जो मिसयूज कर रहे हैं, ईडी तो एज ए एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग गैंग की तरह बिहेव कर रही है। ईडी इज बिहेविंग लाइक एक्सटॉर्शन गैंग और किडनैपिंग गैंग। आज अगर ईडी, भाई अगर आप ये कह रहे, देखिए आप एक संवैधानिक संस्था पे इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं और कोर्ट में है मामला, कोर्ट ही नहीं, आप लोग को एक चीज समझना चाहिए। नहीं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति है गोपाल कृष्ण जी, गोपाल इंजीनियर है, आप पढ़े लिखे, आप सुनिए एक बात मेरी सुनिए जो है, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी संवैधानिक संस्था पे इस तरीके से आरोप मत ले, क्योंकि कोर्ट में है सारा मसला। कोर्ट जो है वो कोर्ट अपने तरीके से काम कर रही है ना। कोर्ट को आप, इसका मतलब आप जो है न्यायपालिका पे प्रश्न उठा रहे हैं। इतनी सतर्क है ईडी, अगर इतनी सतर्क है तो नोटबंदी में प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। अरे भाई, तो यही ईडी तो आपके घर से, यही ईडी तो आपके नेताओं के घर से पैसे बरामद कर रही है। क्रिमिनल ऑफेंस हो रहे हैं। यही ईडी तो 400-400, 500-500 करोड़ आपके नेता के घर से बरामद कर रही है, तो उसमें क्यों चुप हो जाते हैं आप लोग? धीरज साहू के घर से जो 300 करोड़ रुपए मिले थे उसमें क्यों चुप्पी साध ली आपने? पूरे देश को बेच दिया गया। अरे बेच करके तो पैसे आप लोगों के घर में मिल रहे हैं।
कैश का गाजीपुर में ड्रग्स कैश कौन जो है मंगा वो रहा है? आपके घर में मिल रहा है, 300 करोड़ आपके घर में मिल रहे हैं। आप दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि बेच दिया देश को। अरे देश का बेच दिया तो जनता थोड़ी छूट के देती फिर उनसे। जिस दिन प्रधानमंत्री आते हैं उस दिन 300 करोड़ मिलते हैं, वो वाली बात नहीं है ना। जो बड़ा बड़ा घटना आज नीट हो रहा है, जब विपक्ष विरोध करती है तो भाई तो नीट में गड़बड़ी हुई तो जांच सीबीआई को दे दी गई ना, जांच दे दी गई ना। नीट का इंजीनियरिंग और मेडिकल घोटाला तो आपके टाइम में भी हुआ था, रंजीत जॉन का, आपने सीबीआई को भी दे दिया था। लेकिन क्या हुआ उसका, क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसका। निकला क्या उसमें? कुछ नहीं निकला। अब आप लोगों को सब पता है भाई साहब, लोगों को सब पता है, कुछ नहीं निकला उसमें, कुछ नहीं निकला उसमें। वो जो सीबीआई की जांच थी वो आज सारी पूरे भारत में क्वेश्चन पत्र बेचे गए। 700 करोड़ का घोटाला है, कितने गुजराती अरेस्ट हुए बताइए ना। अभी जो नीट का एक मास्टरमाइंड है जिन्होंने यूपी में एग्जाम करवाया वो अमेरिका भाग गए कुछ दिन पहले। कौन भाग गए? कोई नहीं, कोई कहीं नहीं भागा, सारे अरेस्ट हो रहे हैं। जो भागे हैं वो वापस लाए जाएंगे। सीबीआई को जांच सुपुर्द कर दी गई है। आप लोग डाइवर्ट मत कीजिए। मैंने आपसे पूछा हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने का फायदा आपको मिलेगा कि नहीं? सच्चे सिपाही हैं लोकतंत्र के। हाँ। एक लोकतंत्र के सच्चे सिपाही हैं और वो लड़ रहे हैं जनता के लिए। उनके पास कोई जमीन जायदाद, एयरपोर्ट और पोर्ट नहीं है जैसे अडानी के पास है। जब जबरदस्ती आप तो अदानी मुख्यमंत्री भी नहीं है ना, अदानी बिजनेसमैन है तो उनके पास होगा ना। आप भी छोड़ दीजिए राजनीति, कीजिए बिजनेस। आप छोड़िए राजनीति। आप चाहते हैं कि हम राजनीति का मुखौटा पहन करके बिजनेस करते रहे तो आप सब चीज सामने लाके कीजिए ना, एक नंबर से कीजिए। चलिए ये सब चीजें जो ना आप अदानी, जब राजनेता की बात हो रही तो उससे कीजिए ना। आप अदानी अंबानी को बीच में ले आकर के डाइवर्ट करने लगते हैं मामले को। चलिए ठीक है, काम कर रही है। चलिए ठीक है। हमारे साथ अमित शर्मा भी हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से है। उनको भी उम्मीद है, आम आदमी पार्टी के अमित शर्मा, क्या आपकी उम्मीद बढ़ी है? अगर हेमंत छूट सकते हैं तो केजरीवाल भी छूट जाएंगे? देखिए, न्यायपालिका पे तो कोई मुकेश जी संदेह उठती नहीं, क्योंकि न्यायपालिका ने तो हमें जमानत दे दी थी। लेकिन केंद्र सरकार की जो दो रंगा फिर वही बात, अरे तो वो भी तो रोका भी तो कोर्ट नहीं है ना सर, आप उसमें केंद्र सरकार को क्यों ले आ रहे हैं? कोर्ट ने तो तब देखिए सवाल उठ जाता है मुकेश जी। हाँ। कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और इस बात को कभी नहीं छुपाया जा सकता और ना इसे बरगलाया जा सकता। क्या अरे लोअर कोर्ट ने दिया, हायर कोर्ट में चैलेंज किया गया और हायर कोर्ट ने रोक दिया। इसमें क्या, बहुत सिंपल सा मामला है, इसमें कौन सा टेक्निकल फंसा हुआ मामला? बेगर अप टू पेपर अप टू डेट हुए। ठीक है, मैं इसके बाद मैं बिल्कुल आपको टाइम दूंगा, क्लियर करने का टाइम दूंगा। वक्त हो रहा है, छोटे से ब्रेक का बार बार इशारा किया जा रहा है। ब्रेक लेने का, ब्रेक अभी लेते हैं और वापस आएंगे तो चर्चा करेंगे हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने का फायदा क्या केजरीवाल को मिलेगा, क्या है टेक्निकलिटीज पर चर्चा करेंगे। अमित शर्मा से वापस हम बात करेंगे, लेकिन वक्त अभी छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा वापस हम करेंगे जारी और अमित शर्मा के पास जाएंगे, जो कि बात कह रहे थे कि कोर्ट नहीं केंद्र सरकार ने कुछ किया है। अमित शर्मा जरा साफ कीजिए, कैसे केंद्र सरकार आ गई? फैसला कोर्ट का था और जिम्मेदारी आप केंद्र सरकार पे थोप रहे हैं। अमित जी देखिए, ऑर्डर अप टू डेट हुआ नहीं, हाई कोर्ट ने ऑर्डर पढ़ा नहीं, सीबीआई ने उसमें जाकर वो ईडी जाकर के उसमें स्टे ले आती है इनकी जमानत पे। दूसरी बात, सीबीआई के चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है, फिर भी अरेस्ट हो गए हैं। पूरी एक रची रचाई मन गढ़ंत कहानी भारतीय जनता पार्टी के दो मुखौटे, एक सीबीआई और एक ईडी, दोनों मिलकर के न्यायपालिका को कठपुतली बना के रखी हुई है। और ये बात हम कहते हैं तो आप इस बात पे आ जाते हैं कि आप न्यायपालिका पे सवाल क्यों उठाते हैं? आपने जो सवाल किया, नहीं आपने जो टेक्निकली, मैं बताता हूं। आप कह रहे हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो बेल ऑर्डर दिया था वो कॉपी अपलोड नहीं हुआ था और हाई कोर्ट में जो है ईडी ने चैलेंज कर दिया ऑर्डर को। आप ये कह रहे हैं ना? यही कह रहे हैं ना? अब आप ये बताइए कि हाई कोर्ट ने जो बेल का ऑर्डर दिया वो भी तो लोड नहीं हुआ था, तो आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों उसके खिलाफ जाकर के चैलेंज कर दिया? कैसे कर दिया? जमानत प्रक्रिया उनकी बंद हो गई कि भाई जमानत पर क्या? भाई ऑर्डर तो नहीं आया था ना, ऑर्डर तो नहीं आया था। बात तो ऑर्डर की कॉपी की हो रही है, टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा होता है, जज जो बैठे हुए हैं ना वो हमारे आपके जैसे सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो ज्ञाता है उसके ना, वो आपके और हमारे चेहरे को देख करके फैसला नहीं लेते, वो सबूतों के आधार पर लेते हैं। सबूतों के आधार पे ही कह रहा हूँ कि जिस दिन इन्होंने अभी हमारे महतो जी भी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी का
कि झूठ बोलने का काम और नकाबपोशी का काम विपक्ष करती है, इंडी गठबंधन करती है। मैं तो कहता हूँ सरासर झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करी है। अगर 10 साल में एक बात भी सच बोली हो, एक मुद्दे पे भी काम की हो, उन्होंने कोई मुद्दे पे काम नहीं किया है, केवल मुद्दे को भटकाया है। आप कह रहे थे कि वो रेवड़ी बांटेंगे, अब हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं आप। रेवड़ी बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हर एक शुरुआत तो आपने की है सर, शुरुआत तो आपने की है। शुरुआत तो भाई मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मुफ्त में बस यात्रा, घर में तो ये तो आपने, आपकी बात, अगर आपकी बात अच्छी है तो सब फॉलो कर रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है? अजीत पवार का 17,000 करोड़ रुपए नहीं दिखा होगा, हेमंत विश्व शर्मा का पैसा नहीं दिखा होगा, आपको तमाम मुंका रेड्डी का नहीं दिखा होगा। मैं तो देखिए इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, और ये सब्सिडी वाली इकोनॉमी का विरोध करता हूँ मैं। कोई भी पार्टी करे सब्सिडी वाली इकोनॉमी का मैं विरोध करता हूँ और हमेशा करूंगा, जो भी करेंगे। आपने बीजेपी पे आरोप लगाया है। महतो जी, रमाकांत महतो जी सुन रहे हैं। रमाकांत जी जवाब दीजिए। जी आऊंगा, गोपाल कृष्ण जी आऊंगा आपके पास। देखिए अमित जी को ये समझना चाहिए, उन्हें जरा सा भी नैतिकता बची होती उनमें तो आज केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए था। और सरकार वो जेल से रह के चलाना चाहते हैं। और संवैधानिक संकट जिस तरीके से दिल्ली में पैदा हुई है, वही हाल झारखंड में भी संवैधानिक संकट पैदा हुई है। यहाँ भी एक ग्रामीण विकास मंत्री पे आरोप लगने पर लंबे अरसे तक उन्हें इस्तीफा देने से बचाया गया, और आज भी 2-2 वर्ष यहाँ पे रिक्त पड़े हुए हैं। लेकिन कितने मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे, ये पता ही नहीं चल रहा है कांग्रेस पार्टी को कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में या चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं जो संवैधानिक रूप से ओथ लिए हुए हैं, या कि उनकी पत्नी हेमंत सोरेन जी की धर्म पत्नी जो है कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं क्या, या बसंत सोरेन जी जो उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वहां मंत्री के रूप में है, वो हैं क्या, या गुरु जी हैं क्या? ये हुआ वो की स्थिति झारखंड में भी है, संवैधानिक संकट खड़ी हुई है। और केजरीवाल तो अपने आप में एक संवैधानिक संकट वाले व्यक्ति हैं, वो जहां भी रहेंगे संकट खड़ा करेंगे, और उनकी कोई नैतिकता नहीं है, और न नीयत है, न उनके पास कोई विचारधारा है, और न कोई उनके राजनीतिक सिद्धांत है। वो जिस पार्टियों के विरोध में वो पार्टी खड़ी थी, उन्हीं के साथ वो गलबैया बहा करके आज राजनीति कर रहे हैं। मैं गोपाल कृष्ण जी बार बार कह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है सर, ठीक है, आपने आरोप लगा दिया। गोपाल जी बोलिए, उसके बाद मैं एक बार धीरज जी के पास जाऊंगा। जी पहले वॉल्यूम सबका बराबर कीजिए, सबका वॉल्यूम बराबर कीजिए। अरे आपका वॉल्यूम तो वैसे ही बराबर है। हाँ, सबसे बड़ी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो व्यापारवाद को जो सपोर्ट कर रहे हैं कि सब कुछ समेट के अडानी को दे दीजिए और जनता को मत दीजिए, तो ये तो गलत बात है ना। अरे भाई साहब कुछ भी मत बोल दीजिए ना प्लीज। जिन मुद्दों पे बात करें उन्हीं पे बात कीजिए। अगर आपके पास नहीं है इस मुद्दे पे बोलने के लिए तो आप सुनिए केवल। नहीं, आप अदानी और अंबानी पे आप कांग्रेसियों का जो है ना, हर एक डिबेट में यही होता है। जब आपके पास बोलने को कुछ नहीं होता है तो बोलता है देश को बेच दिया, अडानी को अंबानी को दे दिया। अरे ये भारत है, कोई खरीद नहीं सकता इसको, ये भारत देश है। चलिए ठीक है, मैंने सुनिए, मैं एक बार मैं धीरज जी के पास जाना चाहूंगा। धीरज नहीं ठीक है, खत्म हो गया सर, धीरज जी के पास। चलिए ठीक है, बोल लीजिए। प्रधानमंत्री जी को कि दिल्ली का टर्मिनल का उद्घाटन किया था और आज गिर गया, अरेस्ट किसको करेंगे आप बताइए कि अरेस्ट किसको करेंगे? आज प्रधानमंत्री करके दिखाए स्थान को अरेस्ट। आज दिल्ली का टर्मिनल गिर गया, एयरपोर्ट का दिल्ली का, और सब राज्य की बात करिए ना। जो प्रधानमंत्री करते हैं वो फेलियर है। चाहे नीट एग्जाम लेंगे, गुजराती लेंगे, फेलियर हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट गिर गया, पूरी तरह से देश को तबाह कर दिया, आतंकवादी घटना हो रही है। छोड़ करके किसी के बारे में चर्चा करते ये नहीं आती क्या? किसके बारे में चर्चा करें बताइए, आप बताइए किसके बारे में चर्चा करें? मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं इस देश के लिए? बिहार में एक फैक्ट्री खोल दिया, झारखंड में फैक्ट्री खोल दिया, झारखंड में एक फैक्ट्री खोल दिया। एक भी फैक्ट्री झारखंड में खोला क्या उन्होंने 10 साल में? झारखंड करना सिर्फ दंगा फसाद करना। 3.5 करोड़ में खरीदा नरसिम्हा राव की सरकार ने इन्हें, याद है आपको झारखंड को कैसे आपने खरीदा और बेचा है? आप बताइए ना, नरसिम्हा राव की सरकार की आप बात क्यों कर रहे हैं? अपना बताइए कि जब रघुवर दास की सरकार थी तो आपने कितने खोले झारखंड में? हुआ कहीं से भी आपने एक फैक्ट्री नहीं खोला झारखंड के लिए, एक बिहार में नहीं खोला। 40 में 40 सांसद का सीट बिहार की जनता ने दिया, शर्म नहीं आना चाहिए? चलिए ठीक है गोपाल कृष्ण जी, बीजेपी ने नहीं खोला, 5 साल से आपकी सरकार है, आपने क्या खोला ये बता दीजिए। हम
खोल देखते हैं रहे उसके हैं जिम्मेदार और कौन है? खोलेंगे। अब कब खोलिएगा? 4 महीना केवल बचा हुआ है आपका, 4 महीने बचे हुए हैं, आप बोल रहे खोलेंगे। 4 महीने बचे हुए बोल रहे खोलेंगे। आप जो बात आप पूछ रहे हो अपने अपने गिरेबान में तो झांकिए। आप कह रहे हैं कि आपने क्या कर दिया? 5 साल तो हो गया, आपने कौन सा फैक्ट्री खोल दिया आपने? नाम सुना है आपने? बोकारो स्टील सिटी का? हाँ, आप ही ने खोला। अब आप कहिए जी कि आप ही ने खोला, टाटा को भी आप ही लाए थे। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ गए। धीरज कुमार जी, मैं जरा एक बार पीसीआर से कहूंगा कि नाम ठीक कर ले। धीरज कुमार जी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक्सचेंज हो गया है नाम। एक बार मैं धीरज कुमार जी के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगा, अधिवक्ता है। धीरज जी, जिस तरीके से अमित जी कह रहे थे कि प्रोसेस में उल्लंघन हुआ है, आप बेल ऑर्डर अभी जो है अपलोड नहीं हुआ लेकिन आपने उसको चैलेंज कर दिया है, क्या इज इट पॉसिबल कि ऐसा हो सकता? क्या इसमें कोई लीगल बाधा है? बेल ऑर्डर आने के बाद वो चैलेंज करने का रास्ता खुला हुआ है। सबके अपने अपने सोच के हैं और उसको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। कहीं किसी के साथ बंदिश तो है नहीं कि वो नहीं जाएंगे। ईडी के साथ खुला हुआ है, ईडी भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दे सकती है। नहीं, बेल ऑर्डर पढ़ने के बिना, मतलब आपने बेल ऑर्डर अपलोड नहीं किया, इसका मतलब यह है कि बेल ऑर्डर में लिखा क्या है इसे जाने समझे बिना क्या उसे चुनौती दी जा सकती है? प्रिजम्पशन पे क्लेम नहीं किया जा सकता है। प्रिजम्पशन पे कोई बात नहीं है और जब तक बेल ऑर्डर आता है तब। लेकिन इस केस में तो दोनों पार्टियों ने तो यही किया। ईडी ने भी तो जो किया, मान लीजिए राउस एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर उन्होंने नहीं पढ़ा और उन्होंने चैलेंज कर दिया कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसका ऑर्डर भी नहीं पढ़ा था इन्होंने, केजरीवाल जी ने, या जो आम आदमी पार्टी के जो वकील थे वहाँ पे केजरीवाल के, अभिषेक मनु सिंघवी ने, और उसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो दोनों तो एक तरीके से एक ही है। अगर आप ये कह रहे हैं, इसको आधार बना रहे हैं कि बिना बेल ऑर्डर पढ़े बिना आप चैलेंज कर रहे हैं, तो दोनों व्यक्ति तो वही कर रहे हैं। तो ये तो पूरी तरीके से अब जो विवेक है इनका, जो न्यायाधीश का जो विवेक है वो उसके ऊपर आता है। धीरज जी, लगता है धीरज जी से हमारा संपर्क टूट गया है और हमारे पास समय की कमी हो रही है। मैं आखिरी कमेंट एक बार जो मैं अमित जी के पास जाऊंगा। अमित जी, अब आगे क्या सीबीआई की रिमांड खत्म होने के बाद बेल ऑर्डर के लिए आप लोग फिर से ये करेंगे, चैलेंज करेंगे, या एनआईए ने जिस तरीके से लाइन में एनआईए खड़ी है वो कह रही है कि पन्नू ने जो आरोप लगाया था केजरीवाल को उसके लिए हमें भी रिमांड पे चाहिए, क्या उसके लिए तैयारी है आम आदमी पार्टी की? मुकेश जी, पहले तो मैं आपको पहले का जवाब दे दूं। दो बातें हैं, दोनों बात में बहुत फर्क है। एक तो ईडी ने बेगर बेल पढ़े और हाई कोर्ट ने उनको स्टे दे देती है, और हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, वो भी ऑर्डर कॉपी नहीं पढ़ते हैं और हम वो उसमें जमानत याचिका लगाते हैं। सुन लीजिए, दोनों में फर्क है। उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, हमारे को भेजा गया कि फिर आप वहीं जाइए जहां से आप हाई कोर्ट जाइए। हमारे को ऑर्डर मिलता है और उनको स्टे मिल जाती है। इसमें दोनों में फर्क है। ये नहीं कह सकते, मतलब आप लोग कह रहे हैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जज पे अविश्वास है, सरकारी एजेंसी का एक्सेप्ट कर दिया जाता है। भाई तो इसमें तो आप सरकारी एजेंसी, मतलब आप कोर्ट पे आरोप लगा रहे हैं ना? कोर्ट पे आरोप नहीं तो लगाने भाई ऑर्डर कोर्ट ने दिया तो दोष केस सरकार का क्यों? मुकेश जी, दो बात होती है। या देखिए, सरकारी एजेंसी, मैं यही बात कह रहा हूँ, दो सरकारी एजेंसी जो केंद्र सरकार के मुखौटे पे चलने वाली, लगा ले तो कुछ भी कह सकते हैं उसको, ये दोनों मिलकर के कठपुतली बना दी कोर्ट को कि नहीं जी ऐसे चलना चाहिए। अभी देखिए आप क्या कह रहे हैं अमित जी, आपको पता नहीं आप क्या कह रहे हैं? आप केंद्र सरकार को कोसने के क्रम में जो है आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबको कटघरे में खड़े कर रहे हैं, सबको कटघरे में ला रहे हैं आप। भाई कोर्ट किसी के हवाले से काम नहीं करती। कोर्ट सबूत के आधार पे काम करती है, नियम के आधार पे काम करती है, और जब वो आपके पक्ष में फैसला देती है तो आपके लिए कोर्ट बहुत अच्छा होता है, आप सत्यमेव जयते कहते हैं। लेकिन जब फैसला आपके साथ नहीं जाता, आपके पक्ष में नहीं जाता, तो आप कोर्ट पे भी आरोप लगाते हैं। ये तो गलत है। आप जो कानून के समक्ष जो है सब कोई बराबर है, और हमें और आपको सबको जो है जुडिशरी पे विश्वास करना चाहिए। उन न्याय प्रक्रिया हमारे भारत में, हमारे लोकतंत्र में काफी मजबूत है, और कम से कम मैं तो ये कह सकता हूँ कि बायस्ड नहीं है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, धीरज कुमार जी जुड़े, गोपाल कृष्ण जी जुड़े, और इसके अलावा हमारे साथ रमाकांत महतो जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े थे, और मुकेश कुमार भी हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ जो है वो भी जुड़े थे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जेल से छूटने के बाद हेमंत सोरेन ने जो रणनीति बनाई है कि सहानुभूति के जरिए जो है
चुनाव में उतरा जाए और जो 4 साल में जो काम नहीं हुए हैं वो 4 महीने में पूरा करके जनता का विश्वास फिर से जीता जाए। ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जनता है, सब जानती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।